अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। हाउ इज द मॉर्निंग? आज मुझे जरा ज्यादा ठंड लग रही थी। अच्छा, ठंड ज्यादा इसलिए है क्योंकि कराची में दर्जा हरारत काफी नीचे गिर गया है, लेकिन एट द सेम टाइम हवा में नमी का तनासुब बहुत ज्यादा है, इसलिए वो जो चिल फैक्टर है ना, वो जो ठंडी कटिंग हवा चलती है वो नहीं चल रही है। इसलिए मुझे लग रहा था कि फील्स लाइक उतना नहीं है जितना इतने गिरे हुए टेम्परेचर में गिरे हुए। मुझे सिर्फ ये पता है, आई डोंट नो कि फील्स लाइक था या क्या नहीं था, बस उतनी ठंड थी कि जो कि व्हिच मेक्स यू नॉट गेट आउट ऑफ बेड। वो इतना मुश्किल हो जाता है कि आप जब नींद में हो, नहीं जब जाग भी चुके हो, यू जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट, क्योंकि आपको फील हो रहा होता है कि इस क्विल्ट के बाहर बहुत ज्यादा ठंड। और उसके बाद आपको पता हो कि आपका एक बहुत जबरदस्त खौफनाक इनकाउंटर ठंडे पानी से होने वाला है। ठीक है, तो वो एक इनकाउंटर है। तो वो आप उसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना पड़ता है कि यार अब ये नलके में कैसे हाथ डालें। तो ये मेरा ख्याल है घर घर की कहानी है वैसे तो। और बाकी तो आपको हमारे इश्यूज पता ही है, गैस तो आती नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें बरकरार है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक चल रही है। ये नहीं कि किसी दिन आ गई हो गैस। तो ये हमारे इश्यूज जब तक ये सर्दी, इफ यू वांट टू कॉल इट सर्दी, एक नया फिनोमेना था कि आज अपनी सुबह सुबह कहती है कि भाई ये गैस तो थोड़ी बहुत आ रही है, लेकिन ये पतीलियां काली कर रही है। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं? वो गैस नहीं थी, वो दूसरी वाली थी। आई डोंट नो, जो भी था, मगर वो गैस जो थी ना, पूरी पूरी पतीलियां काली कर रही थी। खैर ये बातें तो छोटी बातें हैं, ये तो हम आदी हो जाना चाहिए अभी हम इन सारी चीजों का नहीं होना। लेकिन सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच, जनाब आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन सेंटर में थे। क्वारंटीन कह लें, जो भी सेंटर था वो 5 स्टार होटल नहीं था, 5 स्टार होटल 5 स्टार था। वो कहते हैं जी 5 स्टार नहीं था। खैर वो कहते हैं अब उनके लिए लग ये रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के दरवाजे खुल गए हैं, क्योंकि कोर्ट में हियरिंग हुई है और अपेरेंटली इनके वकीला अपना केस, अपना पॉइंट प्रूव करने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि कुछ मुख्तलिफ रूल्स थे। टेनिस ऑस्ट्रेलिया के अलहदा रूल्स थे, जिसमें यह था कि जनाब अगर आप गुज़श्ता 6 महीने में एक दफ़ा पॉजिटिव आए हुए हों या फिर आप वैक्सीनेटेड हों तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अलहदा रूल्स हैं, स्टेट के अलहदा रूल्स हैं। स्टेट और के ये रूल कहते हैं कि जनाब यू हैव टू बी डबल वैक्सीनेटेड फॉर योर एंट्री इन अ पर्टिकुलर स्टेट, मेलबर्न में। और उन्होंने कहा जी हमने तो टेनिस ऑस्ट्रेलिया के रूल फॉलो किए हैं, और गालिबन 16 दिसंबर को इनका ऑलरेडी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, जो इनके रिकॉर्ड में मौजूद है। उस पर एक नई कंट्रोवर्सी भी है। बाय द वे अपैरेंटली उसके दौरान भी बड़े लोगों से मिले हैं, तो उस पे भी एक है वो तकरीबात में जाते रहे, सारे अपने आप को टेस्ट करें, क्योंकि ही वाज कोविड पॉजिटिव और ये लोगों से मिल भी रहे थे, इन्होंने अपने आप को आइसोलेट नहीं किया हुआ था। वैसे इतने बड़े स्टार हैं, इन लोगों को इनको थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अपना केस लड़ा ऑस्ट्रेलिया में, एंड ऑफ कोर्स जज ने इनकी फेवर में बिल्कुल एवं नहीं आप पहुंचे जहां पहुंचे हैं, अंदाजा करो, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर ये जीत जाते हैं तो ही विल बिकम द ऑल टाइम एवर बेस्ट टेनिस स्टार, जो कहा जाता है ना, एक टाइटल जो है वो इनको मिल जाएगा। सो ही इज बैक इन द कोर्ट्स, क्योंकि कल जो तस्वीर आई थी ये ऑस्ट्रेलिया में वापस टेनिस कोर्ट पे थे और अपनी विक्ट्री को भी बता रहे थे। ऑलरेडी 20 बार ये ग्रैंड स्लैम और 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं, तो देखिए क्या होता है। पीर से, आने वाली पीर से इसका आगाज़ होना है। अब दोबारा से अपील करती है मेलबर्न स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, या फिर बस अब इस केस को ख़त्म शुद समझा जाए, ये तो आने वाले चंद घंटों में मालूम हो जाएगा। लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे वही वाली बात कि जब आप ग्लोबल इस तरह स्टार हों तो सेंस ऑफ, आप कुछ भी समझते हो, कुछ चीज़ें आपको ऑप्टिक्स के लिए भी करनी पड़ती हैं। लेकिन अब आप अदालत को देखें ना, यहाँ आप और मैं बैठे अपनी एक राय तो दे सकते हैं, लेकिन उधर देखें अदालत ने पूरा केस पर सुना है और उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है कि आप ज़रूर जाएँ और पार्टिसिपेट करें इन दिस मैच। एंड बड़ा इन्होंने शुक्रिया अदा किया और इन्होंने कहा जस्टिस हैज़ प्रिवेल्ड और ही इज़ बैक इन द कोर्ट्स। तो इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट थी, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट इट, इतने दिनों से हमने कहा आपको शुरू में ही अपडेट दे। और पाकिस्तान में मुसलसल जनाब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और मुसलसल गालिबन अब 6ठा दिन है कि 1000 से ज़ायद केसेस मुसलसल कंटिन्यूसली फॉर 6th डे कंसेक्यूटिवली 1000 से ज़ायद केसेस। इनफैक्ट आज तो 1500 के करीब हैं। मुल्क में 1467 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 1467 1467 ये नए केसेस हैं जो आए हैं, और मुस्बत केसेस की शरह जो है ओवरऑल अगर हम आपको बताएं पूरे मुल्क की तो 3.33 हो गई है। कराची की आई थिंक इट्स 15+, कुछ इस किस्म की है, हम आपको ज़रा एग्जैक्ट बताएंगे। और अमवात की बात करें तो मज़ीद 2 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन कराची बाय द वे मोस्ट अफेक्टेड बाय ओमिक्रॉन है और इसकी शरह हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन मोस्ट केसेस ऑफ
ओमिक्रॉन आर फाउंड इन कराची। इंडीड। अच्छा, हमारे पास बहुत कुछ है इसके अलावा भी भाई। कल बड़ा धुआंधार गर्मा गर्म सेशन भी हुआ है कौमी असम्बली में। आपने तकरीर भी सुनी होंगी, अपोजिशन लीडर की भी, बिलावल भुट्टो साहब की भी, और फिर फवाद चौधरी के जवाबात भी। और जिस किस्म की ज़ुबान, मुझे लगता है पता नहीं पार्लियामान में पार्लियामानी ज़ुबान ऐसा लगता है इस्तेमाल नहीं की जाती है। ऑनेस्टली एक बात तो, ये ज़बान वाली बात हमें छोड़ देनी चाहिए। Nobody is following अब हमें इस पे सेटल हो जाना चाहिए, आप कह रही हैं। Seriously, I'm sorry, nobody is following. अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा सियासी गुफ्तगू हो जाए। डेवलपमेंट्स काफ़ी हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों में। हुकूमत की जारी अपोजिशन की मुहिम में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। अपोजिशन जमातों ने इन हाउस तब्दीली के लिए ऐसा लग रहा है तैयारी पकड़ ली है। ज़राए बताते हैं कि नून लीग और JUI में इस बारे में राबता भी हुआ है। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अगले चंद रोज़ बाद इस्लामाबाद में मुलाकात भी होगी, जिसमें शहबाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के लिए मौलाना को भी राज़ी करेंगे। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी राबतों में पेशरफ्त हुई है। और नून लीग के ज़राए का मानना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इकट्ठे होने पर इन हाउस तब्दीली का रास्ता निकल सकता है या निस्बतन आसान हो सकता है। और ये भी इत्तलात और ज़राए बताते हैं कि भाई शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो तो पहले भी राब्ते में रहे हैं। ऑल्दो ये अलग अलग दोनों जमातें अलग अलग मार्च का ऐलान कर चुकी हैं, एक PDM और एक पीपल्स पार्टी। लेट्स सी क्या होता है अब ये जो इकट्ठे होते हैं। आपको बताएं कि कल कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी की थी, जिसमें हुकूमत के खिलाफ मिलजुल कर जद्दोजहद पर इत्तफाक हुआ था। पीपल्स पार्टी पहले ही 27 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि नून लीग अगर पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। ये पॉसिबिलिटी है, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये पॉसिबिलिटी है और होनी भी चाहिए। कोई कॉमन डेट जो है वो आगे पीछे करके, पीपल्स पार्टी वाली डेट जो है वो आगे पीछे करके, तो इकट्ठे PDM और पीपल्स पार्टी और ANP और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो अकेले ना करें, मिलके जो है ये जद्दोजहद का आगाज करें, उसका टेम्परेचर ऊपर करें तो अच्छी बात है। अगर 27 फरवरी पे तमाम पार्टीज एग्री कर जाएं तो अभी भी तकरीबन 1.5 माह जो है बाकी है, बल्कि 1.25 महीने बाकी हैं। ये इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है। सो ये सारी सूरत हाल है। पॉसिबिलिटी के को रद्द नहीं किया उन्होंने, कहा जी इम्कान मौजूद है। और जो अपोजिशन जमाते हैं उनका ख्याल है कि बढ़ती महंगाई, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से हुकूमती इत्तेहादी खुश नहीं है और इस तरह हुकूमत के खिलाफ इन हाउस तब्दीली के लिए अपोजिशन को नाखुश अरकान असम्बली की खामोश हिमायत भी हासिल हो सकती है। अब वो नाखुश अरकान असम्बली क्या वाकई अपोजिशन का साथ देते हैं या फिर वो किसी इशारे के इंतज़ार में रहते हैं। ये भी इशारे भी तो बहुत चलते हैं ना हमारे यहाँ सियासी तब्दीली या सियासी चेंज की जब भी बात हो रही होती है। इसी पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तंज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़हर साहब, जो बड़ा ही बिटर नोट और ऐसा लग रहा था बड़े पेटी इशू पर PDM में दरार आई थी और पीपल्स पार्टी और PDM के रास्ते जुदा हुए थे। इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी स्टिल कि ये इकट्ठे अपना मार्च कर सकें? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मज़ा थोड़ा किरकिरा हो गया था। क्या वैसी बात दोबारा आ सकती है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि माजी में भी ऐसा रहा है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान बहुत सख्त, मेरा ख्याल है अब तो इतने सख्त इख्तलाफात नहीं होते, पहले तो बहुत ज़्यादा सख्त थे, लेकिन उसके बावजूद 2006 में मीसाक़ जमहूरियत हुआ उसमें, और उसमें इसी बात पर हुआ था कि हम माजी को भुला के आगे बढ़ें और माजी की गलतियों में दोनों ने एतराफ़ किया कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए। अब जो सूरत हाल है उसमें भी ये पीपल्स पार्टी और इसके दरमियान मुस्लिम लीग नून के दरमियान ख़ास तौर पे ये इख्तलाफात कोई नए नहीं थे। ये 2008 के बाद से ही शुरू हो गए थे, जब मीसाक़ जमहूरियत के मुताबिक अमल नहीं हुआ था। उसके बाद भी जरदारी साहब ने, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून ने 2013 की गवर्नमेंट के बाद जब कराची ऑपरेशन हुआ उसके बाद जरदारी साहब ने एक बड़ा सख्त बयान दिया था, जब उनके एक दोस्त डॉक्टर आसिम को गिरफ़्तार किया गया था और कुछ और लोगों को कि नवाज शरीफ ने पीठ पर छुरा घोंपा है। तो वो चीज़ अब तक चली आ रही थी। फिर PDM बनी, PDM बनने का सिलसिला भी बहुत ही डाइसी सा था। पहले इख्तलाफ इस पर हुआ कि जी रोटेट करें क़यादत को, लेकिन फिर मौलाना फजलुर रहमान पे इत्तफाक़ राय हुआ। फिर मौलाना लॉन्ग मार्च करके चले गए तो पीछे मुड़ के देखा तो ना मुस्लिम लीग नून थी ना पीपल्स पार्टी खड़ी थी।
तो हमने एक पैटर्न देखा है पीडीएम के इख्तिलाफ का, और ख़ास तौर पे नून लीग और उसमें, और वो जो एग्रीवेट हुआ और जो ज़्यादा शिद्दत आई उसमें वो सेनेट के इलेक्शन के वक्त आई, जबकि एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, और ये बात बिल्कुल मुसल्लमा है कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि जी सेनेट का जब यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्ट हुए तो चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा उम्मीदवार, जो गिलानी साहब थे, और अगर नहीं हार गए तो अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन मुस्लिम लीग नून का था, ये तय था। और इसको फिर ये कहा जाता है पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कि जी वो एक वर्बल तरीके से कह दिया था, वो एक फर्म नहीं था। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि उसके बाद जो साहब कह कर आए थे, ये कमिटमेंट करके आए थे, उन पे बिलावल भुट्टो ने नाराज़गी का इजहार किया था कि आप कमिट क्यों कराए इस चीज़ को। लेकिन फिर वही हुआ और उसमें शिद्दत आई फिर, और फिर मुस्लिम लीग नून को ये फील हुआ कि पीपल्स पार्टी ने जो है उनके साथ धोखा किया है। लेकिन इतना सब कुछ मज़र साहब इन बैड टेस्ट हो चुका है, खास तौर पे इतने स्टेटमेंट्स हो चुके हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, इतने सालों से बात चल रही है। तो व्हाट हैज चेंज राइट नाउ कि इनको लगता है कि अगर ये साथ में हो, एंड केस इन पॉइंट जिस तरह आप पीडीएम की बात कर रहे हैं, तो सबसे रीसेंट चीज़ है जिस पे प्रूव हो गया कि दे कैन नॉट पुल अलोंग। तो अब क्या व्हाट हैज चेंज सो मच कि दे थिंक कि अब कुछ वर्केबल सोल्यूशन है? देखिए, हमारी सियासत जो है ना, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तरह होती है। जब कॉमन इंटरेस्ट ये हो कि जी अगला इलेक्शन जो है हमें लड़ना चाहिए और हमारी इख्तलाफात से गवर्नमेंट फ़ायदा उठा रही है, इमरान खान साहब को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर वो कॉमन पॉइंट्स पर आ जाते हैं। और शहबाज शरीफ का जनरली रवैया, क्योंकि पीपल्स पार्टी का या जरदारी साहब का भी इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया था नवाज शरीफ साहब के, और नवाज शरीफ भी नाराज़ थे जरदारी साहब से। तो ऐसे में हमेशा जिनको चांस मिलता है ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट होते हैं। पीपल्स पार्टी से आप यूसुफ रज़ा गिलानी को ले लें, खुर्शीद शाह को ले लें, दूसरी तरफ से आप शहबाज शरीफ को ले लें, तो ये कुछ बीच के लोग जो होते हैं ये फिर कॉमन पॉइंट्स पर आते हैं। और जब भी उस वक्त भी मुझे याद है, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था बाहर जब इख्तिलाफ हुआ था, तो बाहर कमर जमान कायरा और परवेज़ रशीद साहब एक साथ खड़े थे और बड़ी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैंने कहा ये खुशगवार माहौल अंदर क्यों नहीं होता? तो वो एक होता है और यही लग रहा है उनको, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये अगर फ़र्ज़ करें आप इन हाउस तब्दीली ले भी आते हैं तो इमरान खान को एक एडिशनल एडवांटेज मिलेगा, और वो ये कहेंगे कि उनकी गवर्नमेंट को इस तरीके से हटवाया गया है क्योंकि यहाँ उनको बतौर वज़ीर आज़म टर्म पूरी नहीं करने दी गई। वैसे आपको लगता है, ऐसा लग रहा था मज़हर साहब अपेरेंटली कि इससे पहले ये दोनों बड़ी जमातें, ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें हमारे सियासी सिस्टम के बाहर से सपोर्ट तलाश करने की कोशिश कर रही थी, और अब अपेरेंटली ऐसा क्या इसको इस तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है कि इनको किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया, इसलिए इन्होंने सोचा कि जनाब दोबारा मिलकर अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाए? हाँ, देखिए, हमारी बड़ी खुशफहमी होती है कि किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया, हम बड़े खुशफहमी का शिकार होते हैं कि जी कोई जो है वो पुश्त पे हाथ नहीं रखता, इसकी बड़ी सख्त तरदीद भी की जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इससे ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। PMLQ हो, पीपल्स पार्टी, ये MQM पाकिस्तान हो, या जो इत्तेहादी हैं, जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो अपने बलबूते पर फैसला करने में मेरा ख्याल है अभी तक, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि उतने खुद मुख्तार अभी भी नहीं हैं जितने खुद मुख्तार हमें बज़ाहिर कहा जाता है कि जी अब बिल्कुल आज़ाद हैं सब लोग फैसला करने में। अगर ये होती है, अगर ये होता है, PMLQ पुल आउट करती है सपोर्ट, MQM पाकिस्तान पुल आउट करती है सपोर्ट, PTI के अंदर से कोई ग्रुप निकल के आता है, अलग हो जाता है, तो ये ऐसे ही नहीं होगा, ये कोई बिल्कुल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होगा। नहीं, ये तो सर्टनली आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि नहीं लगता कि अभी भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी जो ये कयास आराइयाँ थी कि मुबैना डील्स हैं और एक सपोर्ट सियासी सिस्टम से बाहर सपोर्ट तलाश करने की कोशिश कर रही हैं, क्या इस अहम डेवलपमेंट को ये कहा जा सकता है कि इनको कोई सपोर्ट नहीं मिली इसलिए उन्होंने सोचा कि हम अपनी जिद्दोजहद तो दोबारा मिलकर आगे बढ़ाएं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ सपोर्ट क्या चीज़ होती है, सपोर्ट मिलना किस तरह होता है? जैसे मुबैना डील्स की बातें हो रही थी मज़हर साहब, जिसकी तरदीद भी हो गई।
मैं आपको बता देता हूँ, 2008 का जब इलेक्शन हुआ तो बिल्कुल जंग के फ्रंट पेज पे इतनी छोटी सी, मेरा ख्याल है 3 सत्रों की या 4 सत्रों की एक खबर छपी थी कि फौज इंतखाबात में गैर जानिबदार रहेगी, जनरल क्या नहीं। और फिर सबको नजर आने लगा कि इलेक्शन बिल्कुल जो है वो 2008 के इलेक्शन अगर आप देख लें तो उस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो ये हमारे यहाँ एक माइंडसेट भी है, एक परसेप्शन भी है। हो सकता है कि हार्ड रियलिटीज इससे शायद मुख्तलिफ हों, लेकिन एक परसेप्शन, स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि ऐसा ही होता है। और कुछ हक़ाइक़ भी होते हैं कि अगर आप जाके इन्हीं जमातों से जाके आप बात करें तो ऑफ द रिकॉर्ड वो बताती हैं कि उनको किस किस तरीके से हिदायत मिलती हैं, किस किस तरीके से हिदायत नहीं मिलती हैं, कहाँ वो जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। अभी भी आप देख लें, MQM पाकिस्तान के बहुत से लोग कराची में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है उनको। इसी तरीके से आप चले जाएं, आप PMLQ में चले जाएं, अगर कहीं डिनर होता है, चीमा साहब डिनर करते हैं, उनके MQM वो PMLQ के वफाकी वज़ीर, तो दूसरी तरफ के लोग पूछ कर जाते हैं कि जी हम इस डिनर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो ये जो जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और जब तक इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है कि 27 फरवरी पे गालिबन, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी और PMLN की क़यादत भी ये सोच रही है कि 23 मार्च का दिन मुनासिब नहीं होगा, यानी उन्होंने 27 मार्च का तय कर रहे हैं कि उस वक्त शायद माहौल नहीं हो, 27 फरवरी ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐन मुमकिन है PML अगर पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा दावत देते हैं, अभी तो मेरा ख्याल है PDM में वापसी का शायद नहीं हो, लेकिन मुश्तरका मार्च पर इत्तफाक राय हो सकता है दोनों जमातों के दरमियान। मौलाना फजल रहमान भी लचक दिखा सकते हैं और शहबाज शरीफ तो वैसे ही लचकदार हैं। तो वो कि ये इकट्ठे एक साथ फिर लॉन्ग मार्च करते हैं, लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे देते हैं कि नहीं देते? इस्तीफे तो नहीं देंगे ना, जिसमें पहले भड्डा हुआ था। नहीं इस्तीफे जब इन हाउस तब्दीली आनी है तो फिर कैसे सर्टनली अपनी ताकत छोड़ेंगे? मेरा ख्याल है कि ज्यादा उनके लिए जो पहला टेस्ट है विभाग के बजाय पंजाब में ज्यादा उनके लिए जो है फजा हमवार है मरकज के मुकाबले में। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने जो कल स्टेटमेंट दी है उनका तो ये कहना है कि अगर ये हो जाए 27 फरवरी को, अगर दोनों ये पार्टी साथ मुश्तरका ये मार्च हो तो ये अच्छा होगा, विच वी शुड टेक एज ए यस कि ये होगा, ये होने वाला है। देखिए हुमा कितनी, वैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और मैंने अपने अभी हाल ही में कॉलम में ये बात लिखी हुई थी कि हमारी बदकिस्मती, अभी जो मेरा ख्याल है कल छपेगा, तो उसमें एक ये चीज़ लिखी है मैंने कि कुछ दिन होंगे, कुछ दिन बाद हम मरीज डिस्कस करेंगे और कुछ दिन बाद ज़ाहिर है किसी को हुकूमत बचानी है, किसी को हुकूमत गिरानी है, हम इस बहस में दोबारा लग जाएंगे और मरी बहुत पीछे रह जाएगा और हम किसी अगले वाक़े का, अगले साने का इंतज़ार करेंगे। तो ये हमारा एक सियासी अलमिया है कि हमारी प्रायोरिटीज सेकंडों में तब्दील हो जाती हैं, मिनटों में तब्दील आपने सुनी थी कल फवाद चौधरी ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो तकरीर की थी और अपेरेंटली ऐसे ही लग रहा था कि मरी सानहे की जिम्मेदार भी गुज़श्ता हुकूमतें हैं। देखिए मैं बिल्कुल आपसे, क्योंकि ये इस वक्त आपका ने मुझसे टॉपिक दूसरा डिस्कस किया, लेकिन जो इंक्वायरी हो रही है वो शुरू कहाँ से होनी चाहिए, मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा। इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए कि हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है उसके SOPs क्या हैं टूरिज्म के हवाले से, उसने इन 3-4 सालों में क्या इक़दाम किए हैं टूरिज्म को डेवलप करने के लिए और उस पर अमल कितना हुआ है, सिवाय बातें करने के अलावा। ये ट्रेजेडी नहीं होती अगर हमने वो ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, बाकी तो छोड़ें, जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं सिर्फ उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और वज़ीर आज़म सिर्फ अगर उस ट्रेजेडी के बाद सिर्फ इतना ट्वीट करते कि एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं इस वाक़े की जिम्मेदारी लेता हूं और आपसे माजरत करता हूं और आइंदा यकीन दिलाता हूं कि मैं इसकी रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम करूंगा, और बाकी अपने वज़रा को बिल्कुल मना कर देते। बिल्कुल इसी तरीके से
अपोजिशन का भी यही रवैया होना चाहिए। मतलब इससे पहले भी एक दो मौके थे जहां अगर यही रिस्पांस होता तो क्या ही बात होती, लेकिन आई डोंट थिंक वी शुड होल्ड आवर ब्रेथ फॉर इट। हमारे अवाम तो खुले दिल के लोग हैं, वहां ये माजरत भी कबूल करते हैं और वुड ऑल हैव मूव्ड ऑन। लेकिन वो जले पर नमक छिड़कने वाली जो बात होती है ना कि वो उनका कसूर था और मौसम देख के जाते, उससे जरा मजा किरकिरा हो जाता है सारी सूरत हाल का। मजीद नहीं, वही मसला यही है ना कि वो मोबाइल फोन को सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं। वो मोबाइल फोन्स, और अगर इंक्वायरी हो तो वो उन तमाम अफराद के मोबाइल फोन के फॉरेंसिक करवाएं जो मदद के लिए पुकार रहे थे और मदद नहीं आई। बहुत शुक्रिया आपका। वो ऐसा जिनका पूरा खानदान इस ट्रेजेडी का शिकार, मतलब बहुत ही दिल खराश। इस तरह तो बहुत और भी बहुत से और लोग हैं, स्टोरीज हैं। और उसके बाद की जो बातें निकल रही है ना, वो भी एक अलग ही बात है, जो कि लोग किस तरह प्राइसेस ऊपर चढ़ेंगी, मतलब वो भी एक बात है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। नहीं है कि कोई रेट लिस्ट हो जिससे मतलब लिटरली 5,000 रुपए की सहूलियात भी ना हो कमरे में और 50,000 रुपए इन हालात का फायदा उठाते हुए मुंह फाड़ के अगर होटल वाले या कुछ लॉजेस वाले मांग रहे हैं, पीपल जो कि गवाही दे रहे हैं इस चीज की कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, तो ये भी इसकी भी इंक्वायरी, वैसे इनको कोई नहीं पूछने वाला है। वो कह रहे हैं ना कि वो इंक्वायरी करेंगे और वो कार्रवाई भी बल्कि करेंगे फॉर पीपल हु हैव डन दैट। हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, मरी की बात करेंगे। मरी में जो हुई, हम इस पे काफी गुफ्तगू कर चुके हैं, जो सूरत हाल बनी है। अब सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हो गई है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा ऐड हो रही हैं। आई एम सॉरी, जितनी हमें ट्रैजिक डिटेल्स पहले पता चल रही थी, अब तो जरा और भी ज्यादा सामने आ गई हैं। एक दफा फिर आपको बताना चाहेंगे कि मरी में अब सूरत हाल जो है वो बेहतर है, लेकिन तमाम रास्ते जो है वो क्लियर तो कर दिए गए हैं। मरी और गलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी में 24 घंटे की तौसीह भी कर दी गई है और ओवर चार्ज करने वाले जो होटल्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पहले तो उस ट्रेजेडी की बातें हो रही थी, लेकिन अब अगर सोशल मीडिया पे देखें तो बहुत डिटेल्स है कि लोगों ने किस तरह फ़ायदा उठाया है इस ट्रेजेडी का। और इसके अलावा आपको बताया, रावलपिंडी की तहसील मरी को ज़िला का दर्जा देने का और इसका नया नाम ज़िला कोहसार रखने की तजवीज़ भी सामने आई है। लेकिन 7 से 9 जनवरी के दरमियान मरी में खुले आसमान तले सयाहों पर जो कयामत गुजरी, वो मामला अब तक जो पुरअसरार बना हुआ है और वुज़रा की सूरत जिम्मेदारी लेने, किसी सूरत भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, नॉट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। और कल आपको ये भी बता दें, कौमी असेंबली में अपोजिशन ने सानिया मरी को असेंबली फ्लोर पर भी उठाया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सानिया मरी की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी किया। लाश पे लाश गिरी, नींद ना टूटी तेरी, हाथ में वक्त तेरी मुर्दा ज़मीरी को सलाम। क्या ये हादसा था या इट वाज अ मैन स्लॉटर? लोग बेचारे अपनी जान की भीख मांगते रहे, कोई वहाँ पर पुरसाने हाल नहीं था जनाब स्पीकर। ये स्ट्रेट बदतरीन नाअहली नालायकी का वो एक मुजरमाना ये फेल है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। एक करारदाद पेश की जाए जो हाउस कोशिश करें कि हाउस मुतफ़क्का तौर पर उसको मंजूर करे। उसमें बुनियादी शर्त ये हो कि इसकी तहकीक एक जुडिशल कमीशन करेगा, उससे कम ये हमें बात मंजूर नहीं है। इसके बाद फिर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अपनी नशस्त से खड़े हुए और जिस तरह उनका रिवायती अंदाज़ है कि हर सीरियस बात और हर सीरियस सवाल को मजाक में उड़ा देना या ठट्ठा उड़ाना, अपोजिशन लीडर के मुतालबे को भी उन्होंने हंसी मजाक में ऐसा लग रहा था टाल दी। नहीं, वो क्योंकि वो तब ये करते हैं व्हेन ही इज नथिंग रियली टू से, और जोगतबाजी भी तो फिर वो बीच में कहते हैं और जोक में उड़ा दें। आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेरो सो रहा था। इनकी पार्टी जिनके अकाउंट्स के ऊपर, जिनकी बातों के ऊपर ऐसी बातें हैं कि आदमी बात करे तो शर्म से डूब मरते हैं। 30 साल इन्होंने हुकूमतें की और आज हमें से सवाल पूछ रहे हैं। अगर इन्होंने अपने घरों के ऊपर जो वहाँ पर पैलेसेस क्रिएट किए हैं शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ये जो बोने हैं जिनकी हैसियत और कद नहीं है बात करने के, आज आकर के उस हक से हिसाब मांगना चाहते हैं। वैसे ऑडेसिटी चाहिए किस
फवाद चौधरी किसी को सियासी पौना कह रहे हैं। नहीं, वैसे फवाद चौधरी आपकी टाइमिंग इज सो ऑफ। और सबसे अजीब बात यह है कि बड़े बड़े मुहज्जिब लोग आपके इर्द गिर्द भी बैठे हुए थे, अगर कहा जाए तो किसी ने आपको मना नहीं किया। मतलब एवरीबडी इज इन एग्रीमेंट विद व्हाट यू आर टॉकिंग। मरी की बात हो रही है इस वक्त। अगर आप पैब्लो एस्कोबार वाला जो आपने तंज मारना था, अब उसको सेव कर लेते ना, अगली बार कहीं और मार लेते। इस वक्त बन नहीं रहा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं जब ये बनी गाला जाते हैं और पैट ऑन द बैक भी प्रोबेबली मिलता है। इससे पहले आपको ये भी बता दें, मरी साने पर गुफ्तगू के दौरान वजीर मौसूफ ने मरी जाने के ख्वाहिशमंद सयाहों को भी अजीब व गरीब किस्म के मशवरे दिए। बड़े टंग इन चीक ना, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं। और अभी तो ताजा ताजा हुआ था। और जरा सुनिए क्या कहा था। ये भी आपके लिए सुनना जरूरी है, सबके लिए। लोगों को यही कहूंगा जिन्होंने प्लान बनाए हैं अभी जाने के, वो फौरी तौर के ऊपर उसको रिव्यू करें, घर में बैठे अपने जो है और मूंगफलियां खाएं, और उसके बाद जो है वो स्नो ज्यादा से ज्यादा इतना खर्चा करने के बजाय स्नो स्प्रे मंगा के एक दूसरे के ऊपर डाल लें। फिलहाल जाके देखने वाला माहौल नहीं है। क्यों, आपका कोई बिजनेस है स्नो स्प्रे का जो आप प्रमोट कर रहे हैं इधर? मतलब ये किस किस्म की बात थी? बहुत ही अजीब लगी। स्पेशली अगर कोई ना मरा होता ना तो आप ऐसी बातें कर लेते। मतलब यहाँ लाइन लगी हुई है अमवात की। और बाय द वे अभी भी ये बताया जा रहा है कि ये फिगर जो है ये एक्यूरेट फिगर नहीं है। इट इज काइंड ऑफ अंडर रिपोर्टेड। वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि एक्चुअल फिगर क्या है, लेकिन उसमें आपके जोक्स ही नहीं खत्म हो रहे। So that is a bit off. हैरानी होती है। खैर हैरानी अब नहीं होती हमें, लिटरली अब नहीं होती। इस आने पर हुकूमत से ऐसा लग रहा है कि सवाल उठाना या सवाल करना कोई गुनाह करने के मुतरादिफ है, क्योंकि उसके बाद ये ऐसे दौड़ते हैं आपकी तरफ, झपटते हैं कि जैसे पता नहीं क्या कर लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस बात पर तवज्जो दिलाई कि वज़ीर आज़म हर मामले पर मुतासरीन को कसूरवार ठहराते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग जिसे कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। जब से तरीके इंसाफ की हुकूमत आई है तब से वजीर आजम से लेके उनके सारे ओहदेदार जब भी कोई हादसा होता है तो विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं। जब वजीर आजम खुद अपना जो सोशल मीडिया मैसेज है उसमें लिखता है कि उनको वेदर का पता करना चाहिए था, या बिकॉज दे डिडंट चेक द वेदर, उनको इस मुश्किल का नहीं पता था। और उम्मीद यही था कि जब आम आदमी 2 घंटे दूर, वजीर आजम घर से 2 घंटे दूर इतना मुश्किल में था, पूरा सोशल मीडिया पे पुलिस के दफ्तरों तक फ़ोन कॉल्स जा रहे थे, ब्यूरोक्रेसी के दफ्तरों तक फ़ोन कॉल्स जा रहे थे कि कोई तो नोटिस लेता। अच्छा, ये वेदर चेक करने वाली बात थी, काफ़ी ऑफ थी, क्योंकि ये आप कभी गुड टाइम्स और पीस टाइम्स में अगर लोगों को ये एडवाइजरी दें तो दूसरी बात बनती है, लेकिन जब सानिया हो गया हो और आपकी बात से ये लगता है कि तुमने वेदर रिपोर्ट नहीं चेक की ना, अच्छा हुआ है। मतलब ये वाली तर्ज जो होता है ना, ये आपके सेंस ये मिल रही थी। कहाँ पे मौसम की रिपोर्ट्स जो हैं वो इस तरह हमारे यहाँ शाया की जाती हैं? या हमारा कौन सा ऐसा ट्रेंड है, या हमारा क्लाइमेट कौन सा ऐसा है जिस पे वेदर रिपोर्ट पे लोग डिपेंडेंट होते हैं सारा दिन के लिए? मतलब इतना भी वेस्ट से ना कंपैरिजन दिया जाए कि जैसे कितने सियाने हैं यहाँ लोग के सारे वेदर रिपोर्टें चेक करते जा रहे हैं। महकमा मौसमियात तो कहता है हमने एडवाइजरी कर दी थी, आप पहले से तैयारी कर लेते। सबसे पहले तो आपने खुद नहीं वेदर रिपोर्ट ऐसा लग रहा है चेक की, टाइमिंग ऑफ थी। खैर मरी वाक़े पर एमक्यूएम ने भी सोचा कि अपना हिस्सा डाल दें, हुकूमती इत्तेहादियां ऑल दो, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही फुलझड़ी लेके ऐसा लगता है कभी कभी खड़े हो जाते हैं। उन्होंने भी इसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर ही आयद की है। सुनिए जरा। जहाँ तक वहाँ इंतज़ामी कोताही की बात है या और दूसरी चीज़ें हैं, तो यकीनन कुछ न कुछ जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर या बड़ी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर भी आयद होती है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मरी की तहसीली इंतज़ामिया पर आयद होती है। उसके साथ साथ जो हाईवे डिवीज़न के वहाँ लोग काम करते हैं, उनकी मशीनरी काम करती है, उन लोगों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। और उसके साथ साथ इस मुल्क में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए एक इदारा एनडीए में भी है, उस पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है। अच्छा जी, आपको ये भी बता दें कि कौमी असम्बली के फ्लोर पर सानिया मरी से मुतालिक वुज़रा की गैर संजीदगी बड़ी परेशान कुन है। और होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत वाक़े की जिम्मेदारी उठाती और गफलत बरतने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होती और ये अनाउंस करती कि जिम्मेदारी कबूल करना और ये कह देना कि भाई हम देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे। अच्छा, ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद जी हम अयाज अकबर यूसुफ सही हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे, उनसे बात करेंगे।
अकबर यूसुफजई, अयाज अकबर यूसुफजई इज विद अस राइट नाउ। अयाज, बताइएगा जो इंक्वायरियों के दावे किए जा रहे हैं, इंक्वायरियां होंगी, कौन सरबराही कर रहा है, क्या कोई कमेटी है, किसके खिलाफ कौन इंक्वायरी करेगा, पहले तो ये एक्सप्लेन करें सबसे। जी अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, वो इसकी सरबराही कर रहे हैं, जफर साहब, और एक DIG रैंक के ऑफिसर हैं उनके साथ, वो इस कमेटी के मेंबर हैं। इसके अलावा 3 मेंबर और हैं। ये वही बात है कि एक ही जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हीं अपने डिपार्टमेंट में अपने साथियों के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। व्हाट सेंस डज इट मेक? मतलब पंजाब हुकूमत की बेसिकली नाअहली तो पंजाब हुकूमत की है, और पंजाब हुकूमत के ही वो जिम्मेदारान जिनकी नाअहली है, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी जो है वो डायरेक्ट इस चीज का जिम्मेदार है, और उसी चीफ सेक्रेटरी के नीचे जो तो जिनकी ऐसा लग रहा है इंक्वायरी होनी थी वो खुद ही करेंगे। जो कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, तो ये तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी तो बिल्कुल ना, इवन टू स्टार्ट ऑफ विथ ये तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है। बिल्कुल हुमा, ये इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो चीफ सेक्रेटरी के अंडर होती है, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उसका असिस्टेंट होता है, यानी उसका एडिशनल होता है। और ये जो नाअहली है, अगर हम इसको अपैरेंटली देखें, जो हमने इसको रिपोर्ट भी किया कि ये डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर रावलपिंडी जो है इनके डायरेक्टली जिम्मेदार थे, और जो असिस्टेंट कमिश्नर मरी है वो इसकी डायरेक्ट जिम्मेदार थी, जिन्होंने बर वक्त इसके लिए कोई SOP नहीं बनाए, बर वक्त इसके लिए कोई इकदाम नहीं किए, और वही उनके जो बॉसेस हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो उन्हीं के लोग हैं, वो इसके ऑब्वियसली, क्योंकि उनके बॉसेस तो ट्वीट्स कर रहे थे ना कि कितनी अच्छी बात है, तो ऑब्वियसली इंक्वायरी क्या होनी है। अच्छा चलें ये बताएं कि उसके बाद जो सारा एक्चुअली ह्यूमन सानिया जिसको मैं कहूँगी, उसके बाद जो हुआ, जो बच गए हैं लोग, होटलों ने अपनी प्राइसेस ऊपर कर दी। वहाँ के जो लोग हैं, जो बताया जा रहा है मकामी लोग, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब गाड़ियों को धक्के लगाने के पैसे ले रहे हैं, पानी की बोतलों की प्राइस, इस पे कोई इंक्वायरी हो रही है? हम बात नहीं कर रहे, बहुत से लोगों ने मदद भी की है, बहुत से लोगों ने मदद की, लेकिन जिन्होंने नहीं की उस पर तो इंक्वायरी बनती है। थोड़ा सा मुझे अगर अब्दुल्ला हुमा टाइम दे, तो अगर आप देखें तो एक ट्रेंड चलता रहा बाय कार्ड मरी के नाम से। आप भी मॉर्निंग शो में कई दफा ये मरी की जो होटल मालिकान है ना, ये एक माफिया है, ये एक ट्रेडिशन चलता रहा है। ये हमेशा खवातीन को हिरासा करना, टूरिस्ट को मारना, उनको ओवर चार्जेस करना, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो क्योंकि इतना बड़ा सानिया 23-24 लोग मरे, तो आज मैं और आप इस पे बात कर रहे हैं। इससे पहले भी सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ कई दफा विजुअल्स आ चुके हैं, लोग इसके खिलाफ बात भी करते रहे हैं। हम इसके खिलाफ कई दफा, इवन मैं आपको थोड़ा सा एक वाकया बताऊं कि हम कागान नारायण प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गए, वहां पर हमने ये सवाल रेज किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप टूरिज्म की बहाली और पाकिस्तान की 80% मईशत को समझते हैं कि टूरिज्म से हम प्रमोट कर सकते हैं, तो PTDC जो पाकिस्तान का टूरिज्म को प्रमोट करने का इदारा, उसका सरबराह अभी तक ताहाल अवेलेबल नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब थे, जो जुल्फी बुखारी साहब की वापसी का इंतजार है क्या? जी मुझे नहीं पता अभी तक, जी अभी तक कोई इतना पता नहीं है एग्जैक्टली कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी बात ये कि उनको हमने ये कहा अब्दुल्ला कि क्या कोई ऐसी अथॉरिटी पाकिस्तान में है जो इस होटल माफिया को रेगुलेट करे कि किस एरिया में कितने रेट्स होने चाहिए। तो शहबाज गिल साहब जो वहां पहुंचे हुए थे, जो अपनी वीडियोस बना के लोगों को 17 इंच और 7 फुट बर्फ की मेजरमेंट्स बता रहे थे, उन्होंने वो हमारे सवालात वहां से एडिट कर दिए PTV पे, सरकारी TV पे मेरे वो क्वेश्चंस जो रिकॉर्ड में मौजूद है, वो उन्होंने एडिट करके वो काट दिए। जब हमने ये इसको कहा तो फवाद चौधरी साहब से, तो उन्होंने कहा हम इस मसले को हल करते हैं। तो वो हम इसी दिन के लिए रो रहे थे कि अगर आप इनको रेगुलेट करते तो आज इस तरह के साने न होते। देखें हुमा, खवातीन ने अपने जेवर रखवाए, खवातीन ने अपनी चूड़ियां रखवाई, अपनी बालियां रखवाई, लोगों ने यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता कि लोगों ने अपनी गड़ियां रखवाई कि ये रख ले, खुदारा हमें रात यहाँ रहने के लिए रहने दे। क्योंकि देखिए ना, मैं और कोई मर्द हो या कोई इवन मैं और अब्दुल्ला हो तो रह सकते हैं, जब बच्चे तो नहीं रह सकते, बिल्कुल तो बाहर नहीं रह सकती। जो और खास तौर पे जब इस किस्म की ट्रेजेडी, एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रेजेडी आपके सामने ऑलरेडी अनफोल्ड हो रही है और उसमें ये फायदे उठाए जाएं, तो फिर ये सही होगा कहना कि वहाँ के जो मकीन हैं वो तो मदद कर ही रहे थे, लेकिन ये होटल मालिकान ये जो एक माफिया सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, तो ये तो करते ही रहते हैं। कोई एग्जाम्पलरी कार्रवाई भी तो हो ना इनके खिलाफ। कार्रवाई होगी तो पनिशमेंट होगी। किसके खिलाफ हो अब्दुल्ला? होटल मालिकान कौन है? सदाकत अब्बासी साहब के ससुर हैं, इनके साले हैं, सारी जो वहाँ की यूनियन है वो तो PTI की वहाँ पर वोटर्स है सारे। सदाकत अब्बासी साहब जो वहाँ के लोकल MNA, एक उनके ससुर है, जो वहाँ पे मैं वो होटल क्योंकि प्राइवेट नेम्स हैं वो हम ले नहीं सकते, वहाँ के जो बड़ी चेन्स हैं उनके वो कोई उनका साला है। मैंने पहले भी कहा था कि आपको पता है कि ये मरी में प्रॉब्लली इंतजामिया इनके सामने बेबस हो जाती है, जो होटल मालिकान और ये जो माफिया है। मुझे तो लग रहा है कि गाड़ियां शायद ना रोकने की भी वजह यही है क्योंकि होटल मालिकान इतने स्ट्रांग हैं और इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि इंतजामिया क्या करे। वो टोटली कनेक्टेड टू द पॉलिटिशियंस है।
और वो भी जो इक़्तिदार में आपका लोकल एमएनए है, वो वहाँ पर उसके जो होटल मालिकान जो हैं, उनके जो अहदेदार हैं, वो उनके कोई उसका ससुर है, कोई उसका साला है, कोई उसका राइट। अयाज, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म को बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये तो करप्शन एट मेनी लेवल्स नजर आ रही है कि ये क्या हो रहा है। वील सी यू इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और जियो न्यूज़ में एक रिपोर्ट देख रहा था फैसलाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर्स, लिटरली ऐसा लग रहा वीरान वीरान। मतलब जब मुल्क में इतनी बुरी सूरत हाल कोरोना की इस नई लहर में हो रही है, जब पॉजिटिविटी रेट हमारा 3.3 से अबव ओवरऑल इन द कंट्री चला गया है, कराची में 15% से ज़्यादा है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 18% है। अब आपको याद है कि पिछले वाली लहर में लाहौर वॉज पॉजिटिविटी 20% इन अबव, और फिर थोड़े दिन बाद कराची। तो ये चलता रहता है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपको पता है ये अब ये आ चुका है, तो ये हमारे साथ ही है, लेकिन हम अपना हिफाजती निज़ाम मुकम्मल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बस कहने का मतलब है कि बड़ा शॉकिंग लगता है जब मुफ्त में वैक्सीन लग रही हो, लेकिन वहाँ कोई जा ही नहीं रहा, कोई लगवा ही नहीं रहा। दिस रियली नीड्स टू चेंज। ये डोर टू डोर वैक्सीनेशन वाला मेरा ख्याल है सिलसिला इज गोइंग टू वर्क आउट बेस्ट। आइडिया अच्छा लग रहा है। कोरोना के हवाले से हम थोड़े से परेशान दोबारा हो गए हैं, खास तौर पे क्योंकि कराची के हालात जो हैं वो इतने फेवरेबल नजर नहीं आ रहे। लेकिन कराची में तब्दीली लाइफस्टाइल में कोई नहीं आई है। उसी तरह गैदरिंग्स हो रही हैं, उसी तरह शादियां चल रही हैं, उसी तरह सब कुछ नॉर्मल है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। और पॉजिटिविटी जो है वो 18% पे पहुंच गई है। लेकिन सिर्फ कराची हुमा गढ़ नहीं है, ऑल्दो माना जा रहा था बाकी मुल्क में भी फैल रहा है। हाँ, लेकिन बात यह है कि अभी बताया जा रहा है कि कराची में अगर पॉजिटिविटी रेट देखा जाए तो इट इज अबव 18%, विच इज अ ह्यूज नंबर। और ये हम तब का आपको बता रहे हैं जबकि हमें पता है कि टेस्टिंग कोई खास हो नहीं रही। तो टेस्टिंग अगर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए तो अंदाज़ा कर लो कि वो नंबर, वो फिगर किधर जाए। लाहौर में भी 3.9 हो गई है, गिलगित में 3.70 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 1467 नए मरीज भी सामने आए हैं, जिसमें ज़्यादातर ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही मुतासर हैं। और कोरोना की नई लहर की शिद्दत यकीनन परेशान कुन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अब तक हमारे सेहत के निज़ाम पर दबाव नहीं पड़ा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि केसेस जो है इस नए वेरिएंट की वजह से बड़ी तेजी के साथ इसका इजाफा हो रहा है। जो क्रिटिकल केसेस हैं उसके अंदर उस तरह इजाफा देखने में नहीं आया। हम अस्पताल की डेटा को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर सिचुएशन ऐसी रही जहां पर हमारे कोविड पॉजिटिव केसेस का अस्पताल के साथ उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ रहा, अस्पताल अंडर प्रेशर नहीं आ रहे, तो मैं समझता हूँ हम नॉर्मल चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं उन एहतियात के साथ। ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव की शरह पर नज़र डालें तो अपेरेंटली ये दूसरी अक़साम के मुकाबले में ऐसा लग रहा है कि वाकई बहुत ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है। लेकिन ये भी कुछ तसल्ली है इस बात से कि भाई इसमें इंतहाई निगहदाश्त या ICU या क्रिटिकल जो होते हैं ना पेशेंट्स, उनकी तादाद उस तरह से नहीं बढ़ रही। बिल्कुल, बहरहाल केसेस में जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा है, खदशा है कि हेल्थ सिस्टम पर दबाव पड़ सकता है। और भारत में आपको बता दें तो ओमिक्रॉन से निमटने के लिए दिल्ली में रात का कर्फ्यू जो है वो भी लगा दिया गया है। और हुकूमत के साथ पाकिस्तानी अवाम को भी इस मामले में मुहतात और ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। ये हम बार बार कहते रहेंगे, लेकिन हमें नज़र कभी कभार आ जाता है कि इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा। अब ज़रा लोग ना फटीग्ड हो गए हैं of being worried about it and taking too much care। आप भारत की बात करी नहीं थी, और मैं बता दूं आपको भारत में गुज़श्ता 24 घंटों में 1,68,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं इन 24 आवर्स और 224 संबात हुई हैं। इस तरह से ओमिक्रॉन पूरे मुल्क में फैल रहा है। और कराची में जहां 18% से अबव पॉजिटिविटी रिपोर्ट हुई है, वहां पर टेस्ट कितने हुए हैं? सिर्फ 4,469। और एज कंपेयर टू लाहौर आप देख लें कि क्या है, तो लेट अलोन के अगर और लाहौर में इससे डबल टेस्ट हुए हैं। 8,562 टेस्ट लाहौर में हुए हैं, वहां पे 3.3 आया है। कराची में 4,000 से चंद अबव टेस्टों पे 18% आ रहा है। तो आई वंडर कि टेस्ट ज्यादा होते तो अच्छा, चलिए जरा इसी का ओवरऑल हम जरा पता करते हैं कि क्या हो रहा है। डॉक्टर हारून जहांगीर जो कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैं पंजाब, उनसे पहले पंजाब का अहवाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस जो है मुल्क भर में ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, हम पूरा रिपोर्ट कर रहे हैं उसको। पंजाब इसलिए सबसे अहम है क्योंकि यहाँ आबादी सबसे ज़्यादा है। तो आपकी नज़र में सूबे में अभी हालात जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, या फिर आपको लग रहा है जरा अलार्मिंग रेट पे ऊपर जा रहा है? पॉइंट ऑफ कंसर्न यही है इस वक्त कि लोग जिनको हम आगाही दे रहे हैं, अवेयरनेस दे चुके हुए हैं हर लेवल के ऊपर, NCOC की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, हर लेवल के ऊपर। इस वक्त हम नहीं चाहते, नेशनल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, पंजाब गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि अनड्यू समाजी सरगर्मियां
तालीमी सरगर्मियां किसी तातल का शिकार हों। लेकिन इससे बचना लोगों के, अवाम के अपने मफाद में, अपने दायरा इख्तियार में है कि इस वक्त हजूम से परहेज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वैक्सीनेशन करवाएं और सैनिटाइजेशन इस्तेमाल करें, और खासकर मास्क, जिसको हम ये कहते हैं कि इट्स अ वैक्सीन इन योर पॉकेट। तो इस लिहाज का तो तशवीश का बाइस है कि अगर लोग अवेयरनेस की तरफ जो हम दे चुके हैं उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट को भी और नेशनल गवर्नमेंट को वो कदम उठाने पड़ेंगे जो कि मुल्क के मफाद में होंगे, लेकिन तालीमी सरगर्मियाँ और समाजी सरगर्मियाँ तातुल का शिकार होकर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वैसे तो हतमी फैसला हुकूमत का ही होगा, लेकिन अब तक अंदाजे यही हैं कि 2-4 हफ्तों में मजीद कोरोना की 5वीं लहर का पीक होगा। अब उन दिनों ही PSL भी होना है और लाहौर में आप समझते हैं कि मैचेस पब्लिकली इस तरह दिखाना या पब्लिक को मैचेस में अलाउ करना मुमकिन है इवन नाउ एंड देन लेटर? आप यकीन कीजिए हर लेवल पे विजिलेंस रखी जा रही है, नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर की तरफ से भी, और हमारे जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वहां से ऊपर से हर ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो ये चीजें कंसीडर की जा सकती हैं। मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि आपके तावन से, आपके तवासत से, अपनी आवाम से कि इस वक्त जो SOPs हैं अब मास्क का इस्तेमाल करें, हजूम से बचें, हाथों की सफाई रखें और खासकर जहां मुयसर है फौरी तौर पर वैक्सीन करवाइए। ये चीजें अगर आप के तवासत से आवाम समझ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, लेकिन हाथमी फैसला हम साइंस की बुनियाद पर करेंगे। ठीक है जी, फैसला स्टेटिस्टिक्स और डेटा देखकर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हारून हमारे साथ थे। ब्रेक लेनी है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, बासर लोग इस मुल्क के निज़ाम का किस तरह से मजाक उड़ाते हैं, और ये तो मतलब मजाक उड़ाने की मिसाल बन चुका है। ये जो लफ्ज़ है ना शाहरुख जतोई, ये एक निज़ाम का मजाक उड़ाने की अलामत बन चुका है। कोई कोशिश इस शख्स ने और इसके अहले खाना ने नहीं छोड़ी कि किसी तरह इसको निकाला जाए, और निकाल लिया भी है। अब तो खबर ये बता रहे हैं कि हुआ है कि शाहजेब खान कत्ल केस का मरकजी सजा याफ्ता मुजरिम शाहरुख जतोई जेल के बजाय कई माह से, ऑलमोस्ट कह रहे हैं 2-2.5 साल हो गए हैं, निजी अस्पतालों में रह रहा है मुख्तलिफ, और महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर इसे मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। द न्यूज़ के वकार भट्टी की ये स्टोरी थी। कल जियो न्यूज़ पे सारा दिन आपने इस पे अपडेट्स देखी, और आई वंडर कि वज़ीर आला सिंध अभी कह रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था, और महकमा दाखिला सिंध तो वज़ीर आला के अंडर ही नहीं आता आजकल। ये हम जानते हैं। ज़रा कराची के जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, बताइएगा कि मतलब कितने अरसे से मजाक चल रहा है, और वज़ीर आला साहब का ये कहना जिनके अंडर खुद महकमा दाखिला आता है कि मुझे तो कहते हैं कि मुझे तो मैंने कल ही सुना था, तो ये बात कुछ महीनों पुरानी है या क्या लगता है कुछ सालों से ये बाहर है? पहले तो मैं आप दोनों से एक सवाल करूंगा, कभी आपकी कमर में दर्द हुआ अब्दुल्ला? हुआ है। यप। तो कितनी देर के लिए अस्पताल गए थे? मैं तो नहीं गया, आज तो खुद ही सही हो जाता है। मतलब वो तो खुद ही घर के टोटकों में ठीक हो जाती है चीज। लेकिन बाद वक्त होता है कि आप कमर के दर्द की वजह से अस्पताल चले भी जाते हैं, आपका अगर दर्द पहुंच जाता है तो आपका एडमिट भी कर लिया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस जो बहुत ज्यादा 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता रहेगा। शाहरुख जतोई पिछले 2.5 साल से कमर के दर्द की वजह से जेल से बाहर है। इस नौयत पे तो सीधा खड़ा भी नहीं होना चाहिए था अगर इतनी सेवियर कंडीशन। 2.5 साल आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम कुछ महीनों की बात कर रहे थे, आप बता रहे हैं 2.5 साल से वो इधर उधर है। जी हाँ, ये शख्स जो है 2.5 साल पहले जेल से जिना अस्पताल कमर के दर्द की वजह से लाए गए थे। जिना अस्पताल से इन्हें एक अदद हॉस्पिटल जो डिफेंस के इलाके में निजी हॉस्पिटल है वहां मुंतकिल किया गया था, और फिर जब कोरोना का शोर हुआ और कोरोना हुआ तो इन्हें कोरोना से बचाने के लिए कमर के दर्द के लिए कमर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां से इनकी कल बरामदगी हुई। तो ये 2.5 साल का पीरियड है इस शख्स का, और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा कि ये शख्स
जेल में किस तरह की जिंदगी गुजारा था। जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने दौरा किया था और वो इसके कमरे में गए थे, तो वहां पर भी आपने देखा था कि किस नौयत का इनको वहां पे प्रोटोकॉल मिला हुआ था, बहुत अच्छा रूम जिसमें टीवी भी मौजूद, जिसको बस साकिब निसार ने कमेंट भी किए थे। और इस दफा जिस कमरे से बरामद हुए हैं वहां पे टीवी, वहां पे रेफ्रिजरेटर, वहां पे एसी, वहां पे बेहतरीन आरामदाह सोफे, सब कुछ था। और ये तो मैं कहता हूँ वो जगह है जो हमसे कही गई है कि जनाब शाहरुख तो इस कमरे में रह रहे थे, लेकिन जो इतलात हैं उसके मुताबिक शाहरुख इस कमरे में नहीं रह रहे थे। वो इस निजी अस्पताल की जो बिल्डिंग है इसके सबसे ऊपर वाले कमरे में एक सूट में रह रहे थे, और वो इससे ज्यादा शाहाना था। और जो शख्स वहां पर रह रहा हो सुकून से 2.5 साल में, वो सिर्फ रह रहा होगा, डेफिनेटली वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। साहब अभी मेरा ख्याल है सब वापस अस्पताल जेल में कंफ्यूज हो गए, जेल पहुंचा दिया गया है, लेकिन लिटरली चंद दिन खबर चलेगी और उसके बाद ये फिर वापस अपने रूटीन पे आ जाएगा। ये तो ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जब तक आप इस शख्स को 2.5 साल से ज्यादा अरसे के लिए जिसने जो ये बाहर है इसके जिम्मेदारों को सजा नहीं देते, और सजा भी ऐसी कि आइंदा आने वालों को जो अब अफसरान होंगे उनको जो है, कौन है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, किसकी जुरिस्डिक्शन है, किसके अहकामात के बगैर ये नहीं निकल सकता था? देखिए अहकामात तो मुख्तलिफ लोगों के हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वजीर आला के पास ही वजारत दाखिला का कलमदान है, तो सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबल वो हुए। लेकिन फिर अगर हम नीचे आ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें जो कल तो महकमा दाखिला की तरफ से एक अलग ही मौक़िफ़ दिया गया था। कल ये मौक़िफ़ दिया गया वो तो अभी थोड़ी देर पहले फ़हीम, सॉरी मैं क्लैरिटी के लिए ये भी बता दूं और व्यूअर्स भी जो हमें देख रहे हैं, वजीर आला सिंध तो कहते हैं मुझे तो कल पता चला है कि ये क्या हो रहा है और इसकी तो पूरी हम इंक्वायरी करवाएंगे। वो तो बिल्कुल लाताल्लुक है इस सारे किस्से से। देखिए इस वक्त तो लाताल्लुक होना ही उनके लिए ताल्लुक कौन जोड़े, मैं कहूँगा सिर्फ पैसे। हाँ लेकिन मतलब उनका ये कहना है कि उनको पता ही नहीं था, बिल्कुल अनअवेयर। बड़ी अजीब सी बात है ना, ये बड़ी अजीब सी बात है। शाहरुख जतोई जैसा कैदी जो है वो जेल से 2.5 साल के अरसे से जो है वो बाहर है, और वजीर आला सिंध साहब जो है वो लाइल्म है। चले एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ कि वो लाइल्म होंगे, वजीर आला है और भी बहुत सारे काम होते होंगे। IG जेल खाना जात के ऊपर बाकायदा एक वजीर जेल खाना जात है, वो शख्स तो इल्म में था ना उसके, तो वो तो काबीना में ला सकता था, वो तो वजीर आला को बता सकता था। अगर हम ये कहें कि नीचे से ब्यूरोक्रेसी ही सब कुछ कर रही थी, जैसा कि कल वजारत दाखिला की जानिब से अजीब सा मौका इख्तियार किया गया कि जनाब वो जो जेल तरमीमी एक्ट 2019 है उसके बाद अब वजारत दाखिला बीच में नहीं पड़ती। अब IG जेल को ये इस बात का इख्तियार है कि वो चाहे तो किसी भी कैदी को अस्पताल मुंतकिल कर दे। तो भाई IG जेल के ऊपर भी तो वजारत जेल है ना, वो वजीर जेल जो है वो भी तो काबीना का रुकन है ना, वो तो ला सकता था काबीना में, वो तो बता सकता था वजीर आला को। तो कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है। हम इसे डिस्कस कर लेंगे, ये खबर चलती रहेगी और चंद दिन ये जेल में रहेगा और उसके बाद दोबारा अपने रूटीन पे आ जाएगा। एंड दिस वुड गो ऑन अनलेस एंड अनटिल के वाकई एग्जाम्पलरी कोई पनिशमेंट दी जाए, जो कि बड़े कम इम्कानात हैं जिसके। बड़े बहुत शुक्रिया आपका, हमारे पास वक्त कम है हमसे बात करने का। हम समटाइम्स वी वंडर, हम यहाँ इस फोन पे भी बैठे किसी इशू पे बात करते हैं तो हम कहते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं होना इसका। और ये एक होपलेसनेस शायद हमें नहीं शो करनी चाहिए, लेकिन क्या हमने कुछ चेंज होते हुए देखे हैं? फॉर ऑल दीज इयर्स वी ओनली ब्रिंग द इशू, हम इशू आके सामने आके रखते हैं जो हमें पता चलता है, लेकिन उस पर काम कोई नहीं होता, रिवर्स कुछ नहीं होता। ताकतवर के लिए सारी सहूलियातें, मुजरिम भी हो, ताकतवर हो, पैसा हो, तो फिर सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। लाहौर के जी आपको जल्दी से बता दें कि अलहमरा आर्ट सेंटर में गज़ल फेस्टिवल से सीज़न का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है, और ये 2 रोज़ा फेस्टिवल का आगाज़ 13 जनवरी से होगा। और मेले में 6 नवंबर जो गुलकार हैं वो शिरकत करेंगे। कौन कौन से बताएं? इसमें बहुत सारे लोग हैं, ये हम जानते हैं ना, ये हम जानते हैं। और जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लाहौर आर्ट्स काउंसिल के। और अलहमरा जो कि हब है लाहौर की कल्चरल एक्टिविटी का, बहुत सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, नए साल में प्लान किए हैं, किस तरह मैनेज करेंगे कोरोना और ये तमाम एक्टिविटीज़। जुल्फ़ी साहब बताइएगा क्या प्लान्स हैं आपके, और ये जो गज़ल फेस्टिवल है इसमें कौन कौन से गुलकार हैं? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली एक अरसे के बाद लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा आर्ट सेंटर में एक्टिविटीज़ इसलिए शुरू हुई हैं, कोरोना की वजह से बहुत कम थी एक्टिविटीज़, ऑनलाइन हम करते रहे। लेकिन एक्चुअल ये जो फेस्टिवल है इसकी 2-3 रीज़न्स है। एक रीज़न तो ये है कि एक्टिविटीज़ दोबारा से जनरेट की जाएँ, लोग ताकि हॉल्स में आएँ, SOPs के साथ बैठें और म्यूज़िक को सुने।
दूसरा ये है कि बेशुमार वैक्यूम था, हॉल्स में आना, पब्लिक डिज़ाइन करती थी। हमने कुछ अर्सा पहले भी कुछ प्रोग्राम्स किए तो बहुत थिन ऑडियंस थी, लोग खौफज़दा है अभी भी हॉल्स में आने से। तो लेकिन अभी इंशाअल्लाह ताला जी हमने ये जो फेस्टिवल है इसमें पाकिस्तान के नामवर सिंगर्स हैं, उस्ताद हामिद अली ख़ान, ग़ुलाम अब्बास, तरन्नुम नाज़, सारा रज़ा। सो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, इससे एक तो डेफिनेटली म्यूज़िक को फ़रोग मिलेगा और दूसरा गज़ल जो एक अंग है सिंगिंग का वो थोड़ा पीछे चला अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आइडिया है और ये होना भी चाहिए, लेकिन चूंकि कोविड और ओमिक्रॉन का इतना फैलाव है, हम पूछना चाहते हैं SOPs के हवाले से आपने क्या डिसाइड किया? डेफिनेटली इंशाल्लाह एक सीट छोड़कर जो एक ट्रेडिशनली हम अब तो ट्रेडिशन बन गई है SOPs हमारा, पता नहीं कब तक चलेगा ये, और उस पर मास्क और सैनिटाइज़र, और इसमें पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रेन हो गई है और उन्होंने इस चीज़ को कर ली, अपनी आदत बना ली है। बाकी साल के लिए आपके क्या प्लान हैं? इंशाल्लाह हालात कंट्रोल में रहे तो थिएटर, ड्रामा, इसके लिए क्या इरादे हैं? और दूसरा ये कि जो गज़ल आपका फेस्टिवल है इसमें नए गुलकार नौजवानों को गज़ल का नया रूप जो एक दे सकते हैं, गज़ल को नए अंग में पेश कर सकते हैं, आई गेस उनको भी आपको शामिल करना चाहिए क्योंकि लेजेंडरी लोग तो हैं ही हैं मौजूद, लेकिन ऑडियंस के लिए वो नया होना भी बड़ा ज़रूरी है। आप शायद ये पोस्टर देखा होगा, इसमें 4 लोग एक सीनियर हैं लेकिन 2 जूनियर लोग हैं। डेफिनेटली अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमारी यहाँ पर क्लासेस होती हैं और जिसमें हम गज़ल को बाकायदा सिंगिंग में है ही गज़ल और गीत, हम पॉप और दूसरा जो मॉडर्न म्यूज़िक है उसको इतना वहाँ पर क्लासेस नहीं होती। बेसिक क्लासिकल राग और उनके सुर लय पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और इसीलिए गज़ल को हम हमेशा से प्रमोट करते हैं। गज़ल एक बेसिक ज़बरदस्त, सॉरी जुल्फी साहब हमारे पास इतना ही टाइम है, लेकिन ज़बरदस्त किस्म का ये फेस्टिवल जो आप कर रहे हैं, जुल्फ़िकार अली जुल्फी बुलाएंगे और दीगर जो आपकी तैयारियां उसके लिए भी बुलाएंगे। डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल। ओके, वी सी यू टुमारो, बाय।